जहां आप अभी रह रहे हैं, क्या वो एरिया भूकंप जोन में है या वहां रहना सुरक्षित है? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप में से ज्यादातर लोगों ने कभी न कभी भूकंप का अनुभव किया होगा और आपने ये भी चाहा होगा कि आपको और आपके अपनों को कभी भी भूकंप का सामना ना करना पड़े। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप कैसे आता है, क्यों आता है, कौन सी जगहों पर भूकंप ज्यादा आता है, जहां आप अभी रह रहे हैं क्या वो एरिया भूकंप जोन में है या वहां रहना सुरक्षित है, और यदि भूकंप आ ही जाए तो भूकंप के नुकसान से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भूकंप के बारे में इतना सब कुछ। मतलब हम भूकंप को डिटेल में समझेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। तो शुरू करते हैं, चलिए स्क्रीन पर देखिए। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भूकंप क्या है। भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाले कंपन को कहते हैं। जमीन अचानक हिलने लगती है और ज्यादा बड़ा भूकंप आने पर घर, पुल, ऊंची इमारतें आदि गिरने लगती हैं। और भी ज्यादा बड़ा भूकंप आने पर जमीन में मोटी मोटी दरारें भी आ सकती हैं। समुद्र में भूकंप आने पर सुनामी की समस्या भी आ सकती है। जमीन के इस तरह कांपने को ही भूकंप कहते हैं। ये कंपन पृथ्वी की ऊपरी सतह पर महसूस होते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से पर फील किए जाते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी के नीचे। जब भी कहीं भूकंप आता है तो अक्सर न्यूज में आप सुनते हैं कि इसका एपिसेंटर किस जगह पर था। अब ये एपिसेंटर क्या होता है? देखिए, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पृथ्वी का मॉडल है। पृथ्वी इस तरह कई परतों में बटी होती है। इसे जूम करके देखते हैं। देखिए, जब पृथ्वी के इस हिस्से में भूकंप आता है तो भूकंप की शुरुआत होती है यहां जमीन के नीचे, और इसके ठीक ऊपर ये जो सबसे पास वाली जगह है, यहां भूकंप का सबसे ज्यादा असर होता है और इसी जगह को कहते हैं एपिसेंटर, और हिंदी में इसे कहते हैं अभिकेंद्र। इस एपिसेंटर से जितना दूर जाते हैं भूकंप का असर उतना ही कम होता जाता है। अब अगर भूकंप की शुरुआत पृथ्वी के अंदर से होती है तो हमें यह भी जानना होगा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी का डायमीटर यानी व्यास, यानी यहां से यहां तक की दूरी लगभग 12,756 किलोमीटर है, और पृथ्वी का रेडियस यानी यहां से यहां तक की दूरी 6,378 किलोमीटर है। यदि आप अलग अलग किताबों में देखेंगे तो आपको कुछ किलोमीटर्स का फर्क दिखेगा, पर एवरेज नंबर इसके आसपास ही मिलेगा। हाँ, तो पृथ्वी के अंदर क्या है? पृथ्वी अंदर से कुछ इस तरह की होती है। तो सबसे पहले ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये सबसे बाहर वाला हिस्सा है जिस पर हम रहते हैं। इसे क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत है जो अलग अलग तरह की मिट्टी और चट्टानों से बनी है। क्रस्ट की मोटाई यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी लगभग 5 से 70 किलोमीटर या कहीं कहीं पर 100 किलोमीटर की भी होती है। यानी यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये लगभग 100 किलोमीटर की है। ये क्रस्ट दो तरह की होती है। इसके ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और इसके निचले हिस्से को कहते हैं ओशिनिक क्रस्ट यानी महासागरीय भूपर्पटी। ये जो क्रस्ट है ये इस नीचे वाले हिस्से पर तैरता रहता है। तो अब हम आ जाते हैं इस दूसरे वाले हिस्से पर। इस ऊपर वाले हिस्से के बाद जो आपको अगला हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है ये दूसरा वाला। इस लेयर को कहते हैं मेंटल। मेंटल पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर है। आप देखिए कि इसकी मोटाई कितनी है। ये लेयर क्रस्ट के नीचे होती है। मेंटल की मोटाई है लगभग 2,900 किलोमीटर। मेंटल के भी दो भाग होते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा अपर मेंटल और निचला हिस्सा लोअर मेंटल कहलाता है। ऊपरी मेंटल का ये जो हिस्सा है इसे स्टेनोस्फीयर कहते हैं और ये पिघला हुआ लावा होता है।
और क्रस्ट को अपने ऊपर तैरने देता है। मेंटल का ये जो निचला हिस्सा है इसे लोअर मेंटल कहते हैं। ये ज्यादा गाढ़ा और स्थिर यानी स्टेबल होता है। इस मेंटल का जो मेन मटेरियल है वो है सिलिकेट। इसके बाद ये तीसरा हिस्सा आ जाता है, इसे बाह्य क्रोड यानी आउटर कोर कहते हैं। आउटर कोर की मोटाई है लगभग 2300 किलोमीटर। ये आउटर कोर पूरी तरह से पिघला हुआ होता है और इसमें लोहा और निकेल होता है। इस आउटर कोर के घूमने से ही पृथ्वी में मैग्नेटिक एरियाज बनते हैं। और इसके बाद ये सबसे अंदर वाला हिस्सा है, इसे आंतरिक क्रोड या इनर कोर कहते हैं। इसकी मोटाई होती है लगभग 1200 किलोमीटर। ये ठोस अवस्था में होता है यानी सॉलिड होता है, क्योंकि इस पर सभी तरफ से बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। इसका मेन मटेरियल है लोहा, साथ ही इसमें निकेल, सल्फर और अन्य धातुएं भी होती हैं। पृथ्वी के अंदर क्या है ये हमने जान लिया, तो अब हम जानेंगे कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, क्योंकि भूकंप आने में इन प्लेट्स का बहुत ज्यादा रोल होता है। थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था कि पृथ्वी का ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे क्रस्ट कहते हैं, तो फिर टेक्टोनिक प्लेट्स किसे कहते हैं अभी पता चल जाएगा। इसे जूम करते हैं और पास से देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो क्रस्ट है इसकी मोटाई होती है लगभग 100 किलोमीटर। जिस जमीन पर आप रहते हैं, घूमते हैं, घर और सड़कें बनाते हैं, ये वही जमीन है। इसमें धूल, मिट्टी, पत्थर और कई तरह के खनिज यानी मिनरल्स भी होते हैं। तालाब, झील, नदियाँ और समुद्र भी इसी जमीन पर होते हैं। जहाँ कहीं भी ये जमीन थोड़ी दबी हुई होती है वहाँ पानी भर जाता है और इसे ही हम तालाब, झील और नदी आदि कहते हैं। और जहाँ कहीं भी ये जमीन दूर तक दबी हुई होती है और उसमें पानी भरा हुआ होता है उसे हम समुद्र कहते हैं। तो ये जो जमीन है जिसे हम क्रस्ट कह रहे हैं, ये एक पीस या एक टुकड़े में नहीं होती है, बल्कि ये कई टुकड़ों में बटी हुई होती है और इन्हीं टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। तो ये है टेक्टोनिक प्लेट्स के टुकड़े, इसे कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। अब आपको लग रहा होगा कि जमीन इस तरह टुकड़ों में तो है नहीं, क्योंकि आपने कभी इस तरह टुकड़ों में जमीन देखा नहीं है। जमीन तो हमेशा आपको जुड़ी हुई और एक समान दिखती है। तो चलिए आपको उदाहरण से समझाते हैं। यदि किसी खेत या जमीन पर किसी मेले या इवेंट का आयोजन होना है और वो पूरी तरह प्लेन या समतल नहीं है, तब उस जगह पर पहले लकड़ी की बड़ी बड़ी टाइल्स को बिछा दिया जाता है। फिर उस पर काफी मोटा और मजबूत मैट बिछा दिया जाता है। तो यहाँ देखिए, अब ये जमीन ठीक लग रही है और यहाँ पार्टी या इवेंट कराया जा सकता है। अब जब लोग यहाँ पार्टी में शामिल होने आएंगे तो उन्हें ये जमीन ऊंची नीची नहीं लगेगी, बल्कि प्लेन लगेगी, एक बराबर समतल। लोगों को ये पता भी नहीं लगेगा कि इस मैट के नीचे इतने सारे टुकड़े रखे हुए हैं। ऊपर से देखने पर उन्हें जमीन जुड़ी हुई और एक ही पीस में नजर आएगी। ठीक ऐसा ही होता है हमारी पृथ्वी के इस क्रस्ट वाले भाग में भी। ऊपर से देखने पर जमीन जुड़ी हुई नजर आती है, क्योंकि ऊपरी मिट्टी, पत्थर आदि की वजह से सब कुछ जुड़ा हुआ और एक नजर आता है। पर नीचे से देखने पर यह क्रस्ट इतने सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। ये कुछ मेन टुकड़े हैं जिन्हें आप देख रहे हैं। इसके यहाँ किनारे वाली जगहों पर कुछ छोटे टुकड़े भी होते हैं। इन सभी टुकड़ों को टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स हमेशा एक जगह पर नहीं रहती, बल्कि इस मेंटल वाले हिस्से पर तैरती रहती है और किसी न किसी तरफ को बहती रहती है। लेकिन इनकी स्पीड बहुत कम होती है। इनकी स्पीड इतनी कम होती है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक साल में लगभग 1.5 से 2 सेंटीमीटर ही खिसकती हैं। वैसे कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की स्पीड इससे थोड़ी ज्यादा या थोड़ी कम भी होती है, पर बहुत ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब है कि आज कोई देश आपको किसी एक जगह पर दिखाई दे रहा है तो लाखों साल बाद वो देश आपको किसी और जगह पर दिखाई दे सकता है। यहाँ नक्शे में देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है। यहाँ ये दोनों जगहें पहले एक साथ थी और अब धीरे धीरे इतनी दूर आ गई हैं।
क्या आपको याद है हमारे चैनल पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने इवोल्यूशन के बारे में बताया था और हमने उस वीडियो में ये भी बताया था कि अलग अलग देशों के लोगों की शक्ल और सूरत अलग अलग क्यों दिखाई देती है। क्यों चाइनीज लोगों की शक्लें अलग दिखाई देती हैं और यूरोप के लोग अलग तरह के दिखते हैं, अफ्रीका के लोग अलग क्यों दिखते हैं, भारत के लोग अलग क्यों दिखते हैं। अगर आपको हमारा वो वीडियो याद है तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा चेक कीजिएगा। यहाँ ऊपर आई बटन पर हमने लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में हमने इस जमीन के खिसकने को भी दिखाया था। हजारों या लाखों साल पहले ये टेक्टोनिक प्लेट्स कहाँ थी और आज ये जमीनें खिसक कर कहाँ आ गई हैं, इसका डिफरेंस आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो अब आप ये जान चुके हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, तो अब हम ये जानेंगे कि भूकंप कैसे आता है। भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप आने का कारण है टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना। जी हाँ, टेक्टोनिक प्लेट्स जब खिसकती हैं तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स किसी प्लेट से दूर जाती हैं और किसी प्लेट के पास आती हैं और कभी कभी ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से रगड़ भी जाती हैं। जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स का टकराना, रगड़ना या दूर जाना होता है तो इससे कंपन होता है, जमीन हिलती है और इसे ही हम भूकंप कहते हैं। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जमीन स्ट्रेच होती है, खिंचाव होता है और यदि खिंचाव ज्यादा हो जाए तो जमीन में दरारें भी आ जाती हैं और ये दरारें यदि ज्यादा गहरी हैं तो इन दरारों में से मेंटल वाला गर्म लावा बाहर निकलकर बहने भी लगता है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट ज्यादा प्रेशर से एक दूसरे के पास आती हैं और ऊपर की ओर उठ जाती हैं तो इससे पहाड़ों का भी निर्माण होता है। क्या आपको पता है कि भारत और आसपास का ये हिस्सा पहले यहाँ पर नहीं था, बल्कि ये बड़ा जमीन का टुकड़ा यहाँ पर आकर टकराया और उसी टक्कर के कारण हिमालय के पहाड़ों का निर्माण हुआ। उस टक्कर के बाद भी भारत अभी भी लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है और हिमालय भी लगातार ऊंचा होता जा रहा है। ऐसे जानकारी भरे फैक्ट्स हम आपको बताते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा है। अब हम देखेंगे कि इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बॉर्डर कहाँ कहाँ पर है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बॉर्डर है वहाँ पर भूकंप आने की संभावना ज्यादा होती है। और कौन कौन से देश इन भूकंपीय जोन में आते हैं और जहाँ आप रहते हैं क्या वो जगह सुरक्षित है या भूकंपीय जोन में है। अर्थक्वेक एरियाज एंड बेल्ट्स। यहाँ इस नक्शे में आप इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स को देख रहे हैं और साथ ही कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो बहुत छोटी हैं। हमने आपको ये बताया था कि ये प्लेट्स लगातार स्लो स्पीड में बहती रहती हैं। तो यहाँ इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि इन प्लेट्स का बहाव किस तरफ है या ये किस तरफ को मूव हो रही हैं। ये प्लेट्स यहाँ एक दूसरे से दूर जा रही हैं और यहाँ एक दूसरे से टकरा रही हैं, साथ ही यहाँ पर एक दूसरे से रगड़ हो रही है। टेक्टोनिक प्लेट्स की सभी बॉर्डर्स पर किसी न किसी तरह की मूवमेंट हो रही है। यहाँ पर इतनी सारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, पर क्या आपको पता है कि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? इन टेक्टोनिक प्लेट्स में देखिए, ये जो पैसिफिक प्लेट है जो यहाँ आधी है और यहाँ पर भी उसका काफी बड़ा हिस्सा है, ये काफी बड़ी प्लेट है। इसे हम 3D में देखते हैं। ये देखिए, ये कितना बड़ा हिस्सा है। इसे कहते हैं पैसिफिक प्लेट या प्रशांत प्लेट। इस प्लेट के आसपास ही सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और साथ ही यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट भी बहुत ज्यादा होते हैं। और क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और भूकंप आते हैं, इसीलिए इस एरिया को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये देखिए, ये जो रेड एरिया आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ मार्क किया हुआ है, यही वो हिस्सा है जहाँ पर सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं और इसे ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ नजाका प्लेट में भी भूकंप की संभावना ज्यादा रहती है। इसी तरह यूरेशियन प्लेट में और इंडियन प्लेट में भी भूकंप की संभावना बनी रहती है। खतरा तो वैसे इन सभी प्लेट्स में बना रहता है, पर सबसे ज्यादा भूकंप आने का खतरा होता है इन बेल्ट्स पर। ये वो जगह हैं जहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। यहाँ ये पैसिफिक बेल्ट है, यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होते रहते हैं। और दूसरी बेल्ट है ये अल्पाइड बेल्ट। ये यहाँ अफ्रीका के पास से होता हुआ अफगानिस्तान और फिर भारत के उत्तरी हिस्से से होता हुआ नेपाल, हिमालय
और आगे इंडोनेशिया से गुजरकर ऑस्ट्रेलिया के पास तक जाता है। ये तीसरी बेल्ट है अंडर वाटर मिड अटलांटिक रिज। इस बेल्ट पर टक्कर नहीं हो रही है, बल्कि ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इससे समुद्र के नीचे की इस जमीन में दरार पड़ती है और नीचे से गर्म लावा निकलकर यहाँ समुद्र के नीचे ठंडा होकर कई तरह की चट्टानें बनाता है। ये जगहें ज्यादा भूकंप वाले जोन में है और इन जगहों पर पहले भी बड़े भूकंप आ चुके हैं। अब हम ये देखेंगे कि भारत में आप जहां रहते हैं वो एरिया भूकंपीय जोन में है या सेफ है। ये भारत का नक्शा है और हमने इसके ज्यादा और कम भूकंप वाले हिस्सों को अलग अलग रंगों में मार्क किया हुआ है। यहाँ आप जो लाल हिस्सा देख रहे हैं वो जोन 5 है। इसका मतलब है कि भूकंप का खतरा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ पर उत्तर भारत में कुपवाड़ा, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर के आसपास का हिस्सा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, मनाली और शिमला के आसपास का हिस्सा है। साथ ही पंजाब का उत्तरी हिस्सा, बिहार का उत्तरी हिस्सा, यहाँ पूर्व दिशा में असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और यहाँ पश्चिम में गुजरात का भुज और गुजरात का उत्तर पश्चिम एरिया। उसके बाद ये एरिया हैं जिन्हें आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं, ये जोन 4 है। यहाँ इस हिस्से में इस लाल वाले हिस्से के मुकाबले थोड़ा कम खतरा है। इसके बाद ये एरिया जिसे आप येलो कलर में देख रहे हैं ये जोन 3 है। यहाँ पहले वाले जोन के मुकाबले में ज्यादा सेफ्टी है। इसके बाद ये एरिया आता है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये जोन 2 है। यहाँ भूकंप का खतरा बहुत कम होता है। तो आपने देखा कि यहाँ भारत का उत्तरी हिस्सा भी ज्यादा भूकंप वाली बेल्ट में आता है। आपको नेपाल में आया भूकंप तो याद ही होगा। उस भूकंप का असर नेपाल के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में हुआ था। अब आप कई भूकंप वाले एरियाज के बारे में जान चुके हैं। यहाँ हम आपको एक और बात बता दें कि भूकंप इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बॉर्डर्स पर तो आते ही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन बॉर्डर्स पर टक्कर होती है तो यहाँ भूकंप आते हैं और अंदर वाला एरिया पूरा सुरक्षित है। ऐसा नहीं है। भूकंप इन अंदर वाली जगहों पर भी आ सकता है, क्योंकि जब भूकंप आता है तो उसकी वेव्स बहुत दूर तक जाती हैं। तो भूकंप कहीं भी आ सकता है, पर ज्यादा खतरा होता है इन बॉर्डर और बेल्ट वाली जगहों पर, जहां ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं। और सबसे कम भूकंप कहाँ आते हैं? भूकंप से बचना है तो सबसे सुरक्षित जगह है ये अंटार्कटिका। इसे ही सबसे सुरक्षित क्यों माना जाता है? क्योंकि इसकी प्लेट्स की ये जो बॉर्डर हैं वो इस जमीन से बहुत दूर हैं। आप देखिए कि कितना ज्यादा गैप है, और यदि इन बॉर्डर्स की टक्कर किसी दूसरे प्लेट से हो भी जाए तो शायद भूकंप का असर या उनकी वेव्स इतनी दूर तक नहीं आ पाएगी। इसलिए अंटार्कटिका भूकंप के मामले में ज्यादा सेफ है। भूकंप को कैसे नापते हैं? भूकंप की स्टडी को सेस्मोलॉजी कहते हैं और भूकंप को जिस मशीन से नापा जाता है उसे सिस्मोमीटर कहते हैं। आप किसी को कैसे बताएंगे कि भूकंप कितना तेज था? क्या आप ये कहेंगे कि 1 किलो भूकंप आया था? भूकंप को नापने के लिए कौन सा स्केल या पैमाना इस्तेमाल होता है? भूकंप को नापने के लिए रिएक्टर स्केल या रिचर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, और इस स्केल पर 1 से 10 तक के नंबर होते हैं। अगर भूकंप का मैग्नीट्यूड 1 है तो भूकंप बहुत हल्का है, और अगर 10 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है तो सबसे ज्यादा खतरनाक और रेयर भूकंप है। इस स्केल पर हर अगला नंबर पिछले वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब है कि यदि 5 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप आया है और इससे इतना खतरा है, तो 6 मैग्नीट्यूड वाला भूकंप इस 5 मैग्नीट्यूड वाले भूकंप से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा, और 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप इस 6 वाले से 10 गुना ज्यादा खतरनाक होगा। अब हम जानेंगे कि भूकंप से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। भूकंप से बचने के उपाय। आपका क्षेत्र कौन से भूकंपी जोन में आता है इसकी जानकारी रखें। अपने घर को भूकंप के लिए तैयार करें। यदि आप नया घर बनवा रहे हैं तो अपने आर्किटेक्ट से बात करें और भूकंप रोधी घर बनाने को कहें। इसमें नींव से लेकर दीवारों तक में कुछ विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे घर भूकंप के झटके को सहने के लायक बनता है। अपने घर में मजबूत फर्नीचर रखें ताकि भूकंप के दौरान उसके नीचे छिप सकें।
यदि आप भूकंपीय बेल्ट वाले एरिया में रह रहे हैं तो अपने आसपास एक इमरजेंसी किट हमेशा रखें, जिसमें इमरजेंसी फूड, पानी, फर्स्ट एड और अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हों। साथ ही इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख कर रखें। भूकंप के दौरान क्या करें? यदि आप घर के अंदर हैं और बाहर नहीं जा सकते हैं तो किसी मजबूत फर्नीचर के नीचे छिप जाएं। खिड़कियों और दरवाजों से दूर रहें। भूकंप के दौरान लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप बाहर हैं तो क्या करें? यदि आप बाहर हैं तो खुले स्थान में जाएं और पेड़ों, बिजली के खंभों आदि से दूर रहें। यदि आप कार चला रहे हैं तो कार को सड़क के किनारे रोकें और इंजन बंद कर दें। कार से बाहर ना निकलें। लेकिन यदि आपके पास ऊंची बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से दूर खुले क्षेत्र में जाएं। भूकंप के बाद क्या करें? यदि आप सुरक्षित हैं तो आसपास के लोगों की मदद करें। भूकंप के बाद आने वाले भूस्खलन और आग जैसी अन्य आपदाओं के लिए तैयार रहें। अपने स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। भूकंप से बचने के लिए इन उपायों का पालन करके आप खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारे इस वीडियो में हमने भूकंप के बारे में बहुत कुछ जाना और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी। और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडियाज पर भी जुड़ सकते हैं। तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।